हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम विकास की अवधारणा और इसका सीखने से संबंध का वीडियो 2 लेकर आए हैं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। पहला, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक और परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? देखिए, जो बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है उसमें आनुवंशिक गुण तो निर्भर करते ही हैं, साथ ही आजू-बाजू का जो पर्यावरण होता है, वह भी क्या रहता है, डिपेंड करता है कि बच्चे में क्या-क्या व्यक्तिगत भिन्नताएँ आएँगी। कई बार आप देखते हैं कि आनुवंशिक समस्या के कारण बच्चों में कुछ बीमारियाँ पाई जाती हैं। यदि उनके माता-पिता को कुछ बीमारी थी, तो आनुवंशिक तौर पर उनमें उनके अंदर भी वह बीमारी आ जाती है। जैसे आप देखते होंगे जो शुगर की बीमारी होती है, यदि माता-पिता में शुगर की बीमारी है, तो बच्चों में शुगर की बीमारी हो जाती है। कई बार जब माता-पिता को माइग्रेन की समस्या होती है या एचआईवी की समस्या होती है, तो वह समस्या भी बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है कुछ मामलों में, हर मामले में ये संभव नहीं होता है। और उनको जो एनवायरनमेंट दिया जाता है, वातावरण दिया जाता है, उसका प्रभाव भी उनकी व्यक्तिगत भिन्नता पे पड़ता है। यदि आप बच्चे को बचपन से ही ग्राउंड में आप उसको कसरत कराते हैं, तो आप देखेंगे कि उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। दूसरे ही तरीके से जब बच्चा जब ग्राउंड में या जिम में नहीं करता है, तो उसका जो शारीरिक विकास होता है, उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो आनुवांशिक आपकी हाइट भी डिपेंड करती है, आपका वज़न भी कई बार आपके माता-पिता पर जाता है। यदि आपके माता-पिता हष्ट-पुष्ट हैं, मोटे हैं, तो कई बार आपके बच्चे भी मोटे हो जाते हैं, पर ये हर मामले में लागू नहीं होता, यह बात याद रखिएगा। बालक में गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है। देखिए, जब बच्चा गर्भ में रहता है, तो हर महीने, हर सप्ताह उसमें क्या होता है, निरंतर प्रगति होती जाती है। इस प्रगति की विभिन्न आयु और अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है? देखिए, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, तब उसका विकास अलग तरीके से होता है। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, तो उसका विकास अलग तरीके से होता है। और जब बच्चा किशोरावस्था में होता है, तो उसका विकास अलग तरीके से होता है। देखिए, बालक की रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव। देखिए, बालक की रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों और जीवन मूल्यों और स्वभाव तथा उच्च व्यक्तित्व एवं व्यवहार गुणों में जन्म के समय ही से जो निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं, उनका विभिन्न आयु वर्ग तथा अवस्था विशेष पर क्या स्वरूप होता है? देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, तो कुछ उसके अंदर आनुवांशिक काबिलियत होती है और कई बार आनुवांशिक डिसेबिलिटी भी होती है। और जब वह आजू-बाजू यानी एनवायरनमेंट में प्रगति करता है, उन सभी का मापन क्या किया जाता है? विकास के अंतर्गत किया जाता है कि उनका विशेष स्वरूप क्या होगा? विभिन्न आयु वर्ग में उनमें क्या-क्या परिवर्तन होंगे? क्या-क्या समस्याएँ आएँगी और उन समस्याओं को कैसे हल करना? ये सभी चीज़ें विकास के अंतर्गत आता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया की क्या प्रकृति होती है और जो परिवर्तन आते हैं, उसमें क्या बदलाव आएँगे बच्चे के अंदर, उसके शारीरिक बदलाव क्या होंगे, मानसिक बदलाव क्या होंगे, संवेगात्मक बदलाव क्या होंगे, संज्ञानात्मक बदलाव क्या होंगे, इन सभी प्रकार का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। देखिए, विकास के अभिलक्षण क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती रहती है। देखिए, जो विकास होता है, वह जन्म के समय से शुरू हो जाता है और जो विकास रहता है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक आप विकास करते रहते हैं। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थापक, प्रत्यागमिक और नियमित होते हैं। देखिए, जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, वो नियमित तो होते नहीं, हर समय चलते रहते हैं, साथ ही उसमें प्रगति भी होती है और कई बार उसमें प्रगति नहीं भी हो पाती है, ठीक है? सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर और एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं। देखिए, बच्चे जब छोटे होते हैं, तो वह अपना पूरा हाथ हिलाते हैं, लेकिन जब बच्चे और और अन्य उम्र जब उनकी बढ़ती है, तो वह उँगलियों पे कंट्रोल करने लगते हैं। और जैसे सरल से जटिल की ओर भी इसी का उदाहरण है कि बच्चे पहले पूरे पैर की मदद से चलते हैं, लेकिन फिर वह अपने उँगलियों पर भी और अपने पंजों के बल भी चल सकते हैं। तो ये क्या है? जटिल की ओर हुआ परिवर्तन, ठीक है? अब देखिए,
एकीकृत से क्रियात्मक भी यही है। देखिए एकीकृत क्या होता है, यानी एक साथ उसमें क्या होता है, वह क्रिया करता है। और क्रियात्मक क्या होता है, क्रियात्मक होता है कि वह अलग अलग स्तरों पर अलग अलग कहना चाहिए क्या कहना चाहिए अपन को परिवर्तन करता है। जैसे एकीकृत क्या होगा, वह पैरों के बल चल रहा है और अपना पूरा हाथ हिला रहा है, तो ये क्या एकीकृत है। क्रियात्मक क्या होगा, वह अपनी केवल उंगलियों को ही हिलाएगा, वह केवल पैर की उंगलियों के बल ही चल सकता है, तो ये क्या होगा, क्रियात्मक होगा। देखिए अग्रसर होने के दौरान प्राय एक पैटर्न का अनुसरण करते नहीं। जो सभी बच्चे होते हैं, चाहे दुनिया में अमेरिका में हो, इंडिया में हो, सभी एक प्रकार के विकास प्रक्रिया से गुजरते हैं। विकास की प्रक्रिया सतत के साथ साथ विभिन्न अर्थात दोनों प्रकार से हो सकती है। कुछ परिवर्तन तेजी से होते हैं जो सुस्पष्ट दिखाई भी देते हैं। देखिए कुछ परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं, जैसे शैशवावस्था में विकास बच्चे का तेजी से होता है, और जैसे पहला दांत निकलना, जबकि कुछ परिवर्तनों को दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में आसानी से देख पाना संभव नहीं होता क्योंकि वे अधिक प्रखर नहीं होते। जैसे व्याकरण को समझना, देखिए जैसे बच्चे का दांत निकलना, और आप देख सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह लेटा हुआ रहता है, फिर वह बैठना सीखता है, फिर वह खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। तो ये परिवर्तन क्या होते हैं, तेजी से होते हैं, क्योंकि जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है, और आप देखेंगे कि 2 वर्ष की अवस्था में वह बोलना भी सीख जाता है। लेकिन जो जटिल परिवर्तन होगा वह व्याकरण को समझना है कि वह जब शब्दों को बोलेगा तो वह उतने स्पष्ट तरीके से वर्डों को नहीं बोल पाता, यानी शब्दों को नहीं बोल पाता। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वह शब्दों को व्याकरण के अनुसार बोलने लगता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो प्रॉपर बोल रहा हूँ, लेकिन बच्चे ऐसे नहीं बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वह व्याकरण को समझने लगते हैं और उनका सही इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे मुझे जाना है, लेकिन जब बच्चा छोटा रहेगा तो जाना बस बोलेगा, ठीक है। देखो विकास बहुआयामी होता है, यानी अलग अलग स्तरों से होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में बहुत तीव्र वृद्धि दर्शाता है जबकि अन्य क्षेत्रों में कुछ कमियां देखने में आती हैं। देखिए जो विकास होता है वह वाइल्ड होता है, यानी विस्तृत होता है, और जो कुछ परिवर्तन होते हैं वह आपको तेजी से दिखाएंगे, जबकि कुछ आपको स्लो दिखाई देंगे, जो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है। तो उनमें कई बार आपको कमियां देखने भी मिल सकती हैं बच्चों में, जो जो बीमारी के कारण कमियां आ जाती हैं या डिसेबिलिटी के कारण कमियां आ जाती हैं, आप ये कमियां देख सकते हैं। विकास बहुत लचीला होता है, इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। देखिए यदि आप बच्चे का पिछला विकास देखेंगे तो उसके आधार पर आप उसके भविष्य के विकास के बारे में बता सकते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, यदि आप विकास की पिछली ये देखा ना, पिछली दर देखेंगे, जब आप पिछला विकास देखेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे किसी विशिष्ट क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। वह फुटबॉल में अच्छा कर सकता है, क्रिकेट में अच्छा कर सकता है, मैथ्स में अच्छा कर सकता है, हिंदी में अच्छा कर सकता है, गणित में अच्छा कर सकता है। तो ये क्या होता है, आकस्मिक रूप से वह किसी विशिष्ट क्षेत्र में अच्छा परिवर्तन कर सकता है, यानी विकास कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति तथा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनापेक्षित सुधार ला सकता है। देखिए यदि आप बच्चे को अच्छा वातावरण देंगे, अच्छा खाना देंगे तो उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। आप उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, आप उसे मोटिवेट करते हैं तो उसकी बुद्धि में क्या होगा, सुधार आएगा। यदि आप अच्छे बच्चों का संग कराएंगे तो बच्चे में क्या होंगे, अच्छी चीजों का विकास होगा। यदि पढ़ाई वाले बच्चे हैं तो वह पढ़ाई में अच्छा होगा, स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा। इसी की तुलना में यदि अपराधी बच्चों के साथ रहते हैं तो वो अपराध प्रवृत्तियां सीखते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग सीखते हैं, ठीक है, यह बात याद रखिएगा। विकासात्मक परिवर्तनों में परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। देखिए जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, तो वह चीजों को अच्छा करने लगता है। उदाहरण क्या, देखिए शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि। देखिए जैसे जैसे बच्चा बाल अवस्था में आता है, किशोर अवस्था में आता है, तो उसकी शब्दावली, उसके शब्दों में क्या होता है, संख्या बढ़ती है। जब बच्चा छोटा रहता है तो कम शब्दों को बोल पाता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, बाल अवस्था में आता है, तो वो शैशवावस्था की तुलना में ज्यादा शब्द बोलने लगता है। जब वह किशोर अवस्था में आता है तो ज्यादा शब्दों को बोलने लगता है और शब्दों का जटिल प्रयोग भी करने लगता है, टफ सेंटेंस बोलने लगता है। लेकिन बाल अवस्था में रहता है, किशोर अवस्था में आता है, तो वह कॉम्प्लेक्स शब्दों को नहीं बोल पाता है, ठीक है।
देखिए, परंतु इस प्रक्रिया में कोई भी कमी या क्षति भी निहित हो सकती है। देखिए, कई बार क्या होता है, जब बच्चे विकास करते हैं तो उनको कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। जैसे बच्चों को कोई कहना चाहिए शारीरिक समस्या जाए, मानसिक समस्या जाए, तो उसमें क्या होगी, आपको कमी देखने को मिल सकती है, उसमें क्षति देखने को मिल सकती है। जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी, वृद्धावस्था में स्मृति क्षीण होना। देखिए, जैसे क्या होता है, कई बार बच्चों को अलग अलग टाइप की बीमारियां हो जाती हैं, तो उसके कारण आपको क्षति देखने को मिल सकती है, कमी देखने को मिल सकती है। और जब बच्चा वृद्धावस्था में आता है तो आप देखते हैं कि उनका जो दिमाग रहता है वो उतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाता, चीजों को याद नहीं रख पाता। जैसे आज मैं हूं, जब मैं 80-90 साल का हो जाता हूँ या 60-70 साल का हो जाता हूँ, तो आप देखेंगे मैं उतने अच्छे तरीके से शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा, मैं उतने अच्छे तरीके से चीजों को याद नहीं रख पाऊंगा, तो ये स्मृति विलोप कहलाता है। ठीक है। वृद्धि और विकास सदैव एक समान नहीं होते। विकास के पैटर्न में प्रायः सपाटता, प्लेटीरियस भी देखने में आती है, जिसमें ऐसी अवधि का संकेत मिलता है जिसके दौरान कोई सुस्पष्ट सुधार देखने में नहीं आता। देखिए, कई बार क्या होता है, जो विकास होता है वह समय के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन कई बार बच्चों का विकास ऐसा होता है कि उसमें सपाटता जाती है, यानी सीधी लाइन आ जाती है। इस प्रकार से देखिए, विकास ऐसे ऐसे होता रहता है, लेकिन जब विकास में आपको पठार देखने को मिले, इस प्रकार इस पर सीधा देखने की रेखा मिले, तो क्या होता है, इससे बच्चों में विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए, यानी उनका विकास सीधा हो गया, यानी उनमें कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा है, विकास सीख ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। देखिए, जो परिवर्तन होते हैं वो मात्रात्मक हो सकते हैं, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना, गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण होना। देखिए, जो मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं उनको आप आसानी से माप सकते हैं। जैसे आयु के बढ़ने पर आप उसकी आयु नाप सकते हैं, हाइट नाप सकते हैं, उसका वजन नाप सकते हैं, लेकिन गुणात्मक परिवर्तनों को आसानी से मापा नहीं जा सकते। जैसे किसी बच्चे के आप नैतिक मूल्यों को नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते। आप किसी की सृजनात्मक शक्ति को, क्रिएटिविटी, थिंकिंग को नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए अलग प्रयोग बनाए गए हैं। विकासात्मक परिवर्तन सापेक्षता स्थिर होते हैं। मौसम, थकान, अन्य आकस्मिक कारणों से होने वाले अस्थायी परिवर्तन विकास की श्रेणी में नहीं रखे सकते। देखिए, विकास जो होता है उसमें अस्थायी परिवर्तन कैसे होंगे, जैसे थकान के कारण, आप जैसे किसी बच्चे को थकान आ गई तो कुछ क्षणिक थकान रहेगी। ठीक है, तो उसके कारण क्या रहता है, उसमें अस्थायी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मौसम के कारण, कई बार मौसम सर्दी का होता है, गर्मी का होता है, बरसात का होता है, तो उसका इफेक्ट बॉडी पर पड़ता है, पर वो क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं। लेकिन ऐसे ही प्रकार, इस प्रकार हम कहते हैं बीमारी, यदि बीमारी क्षणिक है तो वह विकास के अंतर्गत परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन यदि उसको ऐसी बीमारी हो गई जो उसे लंबे समय तक चलती, 10 साल चलती है, 20 साल चलती है, जीवन भर चलती है, तो वह विकास को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। यह बात याद रखिएगा, क्षणिक बीमारी विकास को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन यदि उसको बीमारी लंबी हो गई तो वह विकास को क्या करेगी, परिवर्तित करेगी, उसमें अंतर लाएगी। ठीक है। विकासात्मक परिवर्तन बहुआयामी और परस्पर संबंधित होते हैं। देखिए, जो विकास होता है, क्या होता है, वह बहुआयामी होता है, यानी उसमें बहुत सारे आयाम मिलते हैं, साथ ही एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, ये सभी क्या है, ये सभी परिवर्तन बच्चे के विकास तो करते ही हैं, साथ ही यह एक दूसरे से संबंध भी रखते हैं। अनेक क्षेत्रों में यह परिवर्तन एक साथ एक ही समय पर हो सकते हैं। देखिए, कई बार बच्चों का शारीरिक विकास तो होता है, साथ ही उनका मानसिक विकास भी होता है, साथ ही उनका संज्ञानात्मक विकास भी होता है, साथ ही उनका सोशल विकास भी होता है, साथ ही उनका भाषा विकास भी हो सकता है। सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चे में हर प्रकार का विकास आपको देखने को मिलेगा। उनका मानसिक विकास भी हो रहा है, उनका भाषा विकास भी हो रहा है, उनका शारीरिक विकास भी हो रहा है। ठीक है, उनके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग भी आती जा रही है। क्रिएटिव थिंकिंग से ताल्लुकात ये नहीं कि आप बहुत बड़े स्तर पर सोचे, आप बच्चों को देख सकते हैं कि बच्चे थोड़े अजीब प्रकार, अलग ही प्रकार से सोचते, ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होगा, अलग चीजें क्यों नहीं होगी, तो उनमें यह परिवर्तन होते हैं। और शैशवावस्था, किशोरावस्था इसका बेस्ट उदाहरण है, क्योंकि इनमें जो परिवर्तन होते हैं एक साथ संबंध रखते हैं और परिवर्तन तेजी से होते हैं, अथवा एक समय में एक भी हो सकता है। और कई बार बच्चों में क्या होता है, एक टाइम में एक ही विकास होता है, सभी विकास नहीं हो पाते हैं। किशोर अवस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक, क्रियात्मक में तेजी से परिवर्तन दिखाई देने
लगते हैं। देखिए हमने कहा ना शैशवावस्था सबसे अच्छा उदाहरण है कि शैशवावस्था में शरीर का विकास तो होता है, उनके संवेगों का विकास भी शुरू हो जाता है, उनका सामाजिक विकास भी शुरू हो जाता है, उनका संज्ञानात्मक विकास भी शुरू हो जाता है। तो शैशवावस्था और किशोरावस्था इसका बेस्ट उदाहरण है। ठीक है, विकास प्रासंगिक हो सकते हैं, यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। माता पिता के देहांत, दुर्घटना, युद्ध, भूचाल और बच्चों के पालन पोषण के रीति रिवाज ऐसे घटकों के उदाहरण हैं। ठीक है, देखिए कई बार जब आपका युद्ध होता है या बच्चे की दुर्घटना हो जाती है या किसी प्रकार का भूकंप आ जाते हैं, सुनामी आ जाती है, तो ये भी क्या करते हैं, बच्चों के विकास में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, जिनका विकास पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ सकता है। अब जैसे आप देख सकते हैं यदि बच्चों को अच्छा खाना पीना नहीं मिलता किसी समस्या कारण, दुर्घटना के कारण यह समस्या आ सकती है, या युद्ध हो जाए यह समस्या आ सकती है, तो इसके कारण जब बच्चों को अच्छा खाना पीना नहीं मिलता, अच्छा वातावरण नहीं मिलता, तो वह बच्चों के विकास को क्या करते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में कई देशों के बीच युद्ध चल रहे हैं, तो आप ही क्या लगता है ये युद्ध वातावरण को प्रभावित तो करेंगे, साथ ही जब बच्चा जन्म लेगा और जब बच्चा विकास करेगा तो यह उसके विकास को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। देखिए हर बच्चा विकास के परिवर्तनों की दर अलग अलग होती है। कुछ बच्चों का शारीरिक विकास तेजी से होगा, तो कुछ बच्चों का संवेगात्मक विकास तेजी से होगा। तो दो बच्चों में क्या होता है, व्यक्तिगत अंतर आपको देखने को मिलेंगे, यह बात सत्य। दो भाइयों को देखिए, दो भाइयों में आपको अलग ही अंतर देखने को मिलेगा। यह अंतर अनुवांशिक घटकों अथवा परिवेशीय प्रभावों के कारण हो सकते हैं। देखिए यह जो अंतर होते हैं वह आपके माता पिता के डीएनए के कारण भी आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही उनको जो वातावरण दिया जा रहा है अपने घर में, समाज में या आजू बाजू, उसके कारण भी यह प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे ही। कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन हो सकते हैं, यानी आप देख सकते हैं कुछ बच्चे बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये पूर्व चेतन कहलाता है, यानी बच्चों का विकास और जल्दी हो गया उस उम्र की तुलना में। जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है। अब आप देख सकते हैं कुछ बच्चे एक ही उम्र के होने पर एक बच्चा बहुत ही अच्छा रहेगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जबकि एक बच्चा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर होगा। उदाहरण, एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं जो 2 वर्ष के होने पर बहुत पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आमतौर पर 3 शब्दों के जो वाक्य होते हैं वह बच्चा 3 वर्ष में ही बोल सकता है, जो इसमें लिखा हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, वह क्या करते हैं 2 वर्ष में ये चीजें पा लेते हैं। तो ये क्या है, ये विकास में परिवर्तन है कि कुछ बच्चे तेजी से विकास कर रहे हैं जबकि कुछ बच्चे स्लो विकास कर रहे हैं। तो विकास में व्यक्तिगत भिन्नता आपको देखने को मिलेंगी। अब और देखिए 2 वर्ष में होने पर पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे भी हो सकते हैं जो 4 वर्ष की आयु होने पर पूरा वाक्य बोलने में सक्षम नहीं हो पाते। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मानसिक विकास उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, वो 4 वर्ष की अवस्था में भी 3 शब्दों के वाक्य नहीं बोल पाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी आयु की उच्चतम सीमा से ऊपर जाकर बोलने में सक्षम हो जाते हैं। जबकि जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कहा जाता है, जो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, उनमें ये काबिलियत आपको देखने को मिलेंगी। और जो बच्चे आपको इंटेलिजेंट मिलेंगे, आप अपनी क्लास में देख सकते हैं, अपने आजू-बाजू देख सकते हैं, जब आप उनको देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनका विकास उस उम्र की तुलना में थोड़ी तेजी से हुआ है। ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं। अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर होता है। देखिए वृद्धि और विकास दोनों में अंतर है। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि क्या होती है। देखिए पहला पॉइंट, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे की बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। देखिए जो वृद्धि होती है उसमें आपका शारीरिक विकास देखा जाता है कि आपकी हाइट कितनी लंबी हुई, आपके आकार में कितना परिवर्तन हुआ, आपके वजन में कितना परिवर्तन हुआ,
आपकी ऊंचाई में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब देखो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। देखिए जो वृद्धि होती है वह विकास के अंतर्गत आती है और जो वृद्धि होती है वह सीमित होती है, एक उम्र के बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है वह जन्म से लेकर आपकी मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। देखिए वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है, बालक के परिपक्व होने के साथ साथ यह रुक जाती है। आप देखेंगे कि मुक्ता किशोरावस्था में जो बच्चे आ जाते हैं या जो युवावस्था में आ जाते हैं 20-22 साल में, उनकी वृद्धि पूरी हो जाती है, फिर विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। चौथा पॉइंट क्या है, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा हो। ये बात आप याद रखिएगा कि विकास में वृद्धि तो शामिल है पर वृद्धि में विकास शामिल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब विकास क्या, देखिए पहला पॉइंट, विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। यानी देखिए विकास के साथ वृद्धि संबंधित होते, लेकिन वृद्धि के साथ विकास संबंधित नहीं होता, यह बात याद रखिएगा। शैशवावस्था इसका बेस्ट उदाहरण है, किशोर अवस्था इसका बेस्ट उदाहरण है। जब बच्चे का शारीरिक विकास होता है तो उसका क्या होता है और अन्य विकास भी साथ साथ चलते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, विकास अपने आप एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि एक भाग होता है। यानी जो विकास होता है वो बहुत बड़े स्तर पर होता है, लेकिन जो वृद्धि होती है यह क्या विकास का एक भाग होता है। जो वृद्धि होती है वह सीमित होती है, एक उम्र के बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी निरंतर प्रक्रिया जो हमेशा चलती रहती है, बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से जो विकास शुरू होता है, जब तक बच्चे की मृत्यु नहीं हो जाती है वृद्धावस्था में आकर, तब तक विकास चलता रहता है। और चौथा पॉइंट क्या है, बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। यानी जब बालक विकास करता है तो वृद्धि हो यह आवश्यक नहीं है, जिसका स्टीफन हॉकिंग इसका बेस्ट उदाहरण। देखिए स्टीफन हॉकिंग को शारीरिक समस्या थी, लेकिन उनका मानसिक विकास कितना अच्छे तरीके से हुआ आप ये देख सकते हैं कि वह चेयर पर बैठे बैठे, चूंकि वह बोल नहीं सकते थे, वो कंप्यूटर की मदद से स्टीफन हॉकिंग बोला करते थे। आप देख सकते हैं उनने कितनी बड़ी बड़ी थ्योरी दी और वह वर्तमान के सबसे बेहतर वैज्ञानिक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट उदाहरण। देखिए मानव विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं। अब देखिए मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है, शारीरिक विकास तो एक सीमा यानी परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है। देखिए जो शारीरिक विकास होता है वह एक उम्र पर यानी परिपक्व होने पर रुक जाता है। अब कुछ बच्चे किशोरावस्था में परिपक्व हो जाएंगे, तो कुछ बच्चे युवावस्था में 20-22 साल की उम्र में परिपक्व होंगे, तो उनका उसके बाद शारीरिक विकास रुक जाएगा। किंतु मनोशारीरिक क्रियाओं के विकास निरंतर होता रहता है, जैसे संवेगात्मक विकास होता रहेगा, मानसिक विकास होता रहेगा, संज्ञानात्मक विकास होता रहेगा, सोशल जो कहना चाहिए सोशल व्यवहार यानी जो आजू बाजू के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना, कैसी बातें करना, इसका विकास भी होता रहता है। ठीक है, अब देखिए मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास आते हैं। यानी जो मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या आएगा, उनमें मानसिक विकास आएगा, भाषा का विकास आएगा, आपके संवेग का विकास आएगा, आपका सामाजिक विकास आएगा कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपका चारित्रिक विकास आएगा। चारित्रिक विकास में नैतिक विकास को भी आप शामिल कर सकते हैं। चारित्रिक विकास में आपका व्यवहार कैसा, आपका नैतिक व्यवहार कैसा, ये सभी चीजें आते हैं। इनका विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न होता है। देखिए शैशवावस्था में ये सभी विकास अलग तरीके से काम करेंगे, बाल अवस्था में ये अलग तरीके से विकास करेंगे और किशोर अवस्था में ये अलग तरीके से विकास करेंगे। और जब जब ये विकास करेंगे तो इनमें आपको करेंगे आपको परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं और आपको इनमें ह्रास देखने को भी मिल सकता है, यानी कमी देखने को भी मिल सकती है। देखिए विभिन्न आयु स्तरों में मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं, यानी जो विभिन्न स्तरों पर मानव विकास होता है उन्हें क्या कहते हैं, अवस्थाएं कहा जाता है। वो अवस्थाएं क्या क्या देखिए, भारतीय जो मुनि मतलब जो थे मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है। ठीक है, अब देखिए गर्भ अवस्था, गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था है, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था है,
बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था है। युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष की अवस्था है। प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष की अवस्था है। और वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक की अवस्था है। और ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताए। देखिए, इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष की अवस्था है। और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था है। वयस्क अवस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक की अवस्था है। अब कुछ लोग जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अलग अलग विवरण दिया, अलग अलग अवस्थाएं मानी है। देखिए, शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण है, इसलिए शैशवावस्था, बाल अवस्था और किशोरावस्था। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया है। यानी शैशवावस्था में जो विकास होता है, बाल्य अवस्था में जो विकास होता है और किशोर अवस्था में जो विकास होता है, सीडीपी को उसके अंतर्गत रखा गया। अब देखिए, अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है। अधिगम का अर्थ है सीखना, यानी लर्निंग करना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो देखिए, अब अधिगम के अंतर्गत मैं बता चुका हूं कि अधिगम क्या होता है। जीवन पर्यंत की प्रक्रिया रहती है। अधिगम जीवन भर चलता रहता है और अधिगम के द्वारा आप कुछ नॉलेज, कुछ ज्ञान हमेशा अर्जित करते रहते हैं। जैसे अधिगम, आप किसी से बात कर रहे हैं तो भी आप अधिगम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप अधिगम कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं तो भी अधिगम कर रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं कहीं पर और आप आजू बाजू लोगों का बिहेवियर देख रहे हैं, वहां पर आप पर्यावरण में परिवर्तन देख रहे हैं। तो ये सब क्या है, अधिगम के अंतर्गत आता है। जन्म के तुरंत बाद से व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा क्या करता है, सीखता रहता है, यानी उसी समय से उसका सीखना शुरू हो जाता है। आप बच्चे से बात करते हैं तो वह अपनी बातों को सुनता है, आपको देखता है, आप कैसी क्रियाएं कर रहे हैं, वह सभी चीजें क्या करता है, अधिगम के अंतर्गत सीखता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। यानी जो अधिगम होता है व्यक्ति का संपूर्ण विकास करता है, हर विकास करता है। उसका मानसिक विकास करेगा, उसका संवेगात्मक विकास करेगा, उसका शारीरिक विकास भी करेगा, साथ ही उसका संज्ञानात्मक विकास करेगा, उसका सामाजिक विकास करेगा। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। देखिए, अधिगम के द्वारा आपको यह पता चलता है कि आपको जीवन में क्या करना है। आपको टीचर बनना है, आपको एसएससी क्वालिफाई करना है, आपको क्रिकेटर बनना है, आपको फुटबॉल बनना है, आपको नेता बनना है। ये सभी चीजें क्या आती हैं, अधिगम के अंतर्गत आती हैं। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने की योग्य हो पाता है। देखिए, जब आप अधिगम करते हैं तब आपको पता चलता है कि आप खुद क्या चीज है, आपकी क्या योग्यता है, आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते हैं। और आप दुनिया को भी समझ पाएंगे कि दुनिया किस तरीके से कार्य करती है, दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, दुनिया को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, दुनिया में किसी प्रकार की समस्या है तो उसे हल कैसे किया जा सकता है। ये सभी अधिगम के अंतर्गत आते हैं, सीखने के अंतर्गत आते हैं। देखिए, रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। यानी आपने किसी चीज को रट लिया, उसे अधिगम नहीं कहेंगे। अधिगम के अंतर्गत सीखना आता है। और जब आप अधिगम करते हैं और आप जब बार बार अभ्यास करते हैं तो वह अधिगम स्थिर हो जाता है। यदि छात्र किसी विषय वस्तु को ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने, उत्पादन करने अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया है तो उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जा सकता है। देखिए, अब क्या है, यानी जैसे आप कार सुधारना सीख रहे हैं तो वो क्या आएगा, अधिगम के अंतर्गत आएगा। या आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो वह भी अधिगम के अंतर्गत आएगा। जैसे आप सीडीपी को पढ़ रहे हैं, और सीडीपी को आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे टीचर बन सकें, तो ये भी अधिगम के अंतर्गत आएगा। ठीक है। या आप फुटबॉल खेलना सीख रहे हैं तो ये भी क्या आएगा, अधिगम के अंतर्गत आएगा। आप क्रिकेट खेलना सीख रहे हैं तो ये भी अधिगम के अंतर्गत आएगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन क्रिकेट खेला और आपने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया तो ये अधिगम के अंतर्गत आएगा। जब आप 10-20 सालों क्रिकेट सीखते हैं, फुटबॉल सीखते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो वह आपके अंदर परिवर्तन लाता है, वही अधिगम के अंतर्गत आएगा। देखिए,
प्रयोग करने में सक्षम हो गया, उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जा सकता है। सार्थक अधिगम ठोस चीजों एवं मानसिक घोतकों को प्रस्तुत करने, उनमें बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया है। देखिए, जो अधिगम होता है वह आप परमानेंट चीजें सीखते हैं, उसके द्वारा आपका मानसिक परिवर्तन होता है और आपके व्यवहार में, आपके शारीरिक में क्या आता है, परिवर्तन आता है और उससे उत्पाद प्राप्त होता है कि आप अच्छे क्रिकेटर बन गए, आप अच्छे प्रोग्रामर बन गए। इलोन मस्क क्या है, इलोन मस्क अधिगम का बेस्ट उदाहरण है। उसने बुकों को पढ़ा, उसने रॉकेट इंजीनियरिंग को सीखा और अब रॉकेट चला रहा है। उसने गाड़ियों को सुधारना सीखा और टेस्ला को बनाया। तो ये क्या, ये अधिगम के अंतर्गत आया कि उसने ऐसा अधिगम किया कि उसने किसी चीज को बना डाला। जैसे मैं क्रिकेट बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। जैसे रॉकेट टेक्नोलॉजी को बनाया उसने, टेस्ला जैसी कार बनाई। तो ये क्या है, ये अधिगम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, ना कि जानकारी इकट्ठा कर उसे रटने की प्रक्रिया। अब आप कोई बुक को पढ़ रहे हैं और आप उस बुक को रट रहे हैं, तो ये अधिगम के अंतर्गत नहीं आएगा। अधिगम के द्वारा आता है नहीं उसका व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल करना। जब आप क्रिकेट सीखते हैं तो उसका व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे इलोन मस्क ने रॉकेट इंजीनियरिंग को सीखा बुक के द्वारा, फिर कार के बारे में सीखा, प्रोग्रामिंग सीखी और उससे उसने जीवन में बदलाव लाए, समाज में बदलाव लाए, देश में बदलाव लाए और दुनिया में बदलाव लाए। तो ये क्या, ये अधिगम के अंतर्गत है। लेकिन वह केवल बुकों को पढ़ता और कुछ उपयोग नहीं करता, तो वो क्या होता है, रट रहा है। तो ये अधिगम के अंतर्गत नहीं आता। अब परिभाषाएं देखिए, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। देखिए, जब आप किसी चीज को सीखते हैं और उससे आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, समाज में बदलाव लाते हैं, देश में बदलाव लाते हैं, तो वह अधिगम होता है। देखिए, ई.ए. पील के अनुसार अधिगम में व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। देखिए, जब आप अधिगम करते हैं तो आपके आजू-बाजू जो एनवायरनमेंट होता है उसके उसके अंतर्गत भी यह परिवर्तन होते हैं। यानी आपको जैसा वातावरण मिलेगा, आप वैसा अधिगम करेंगे और वैसा आप अपने अंदर भी, यानी व्यक्ति में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। अब जैसे क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, सीखना, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी आप ज्ञान का अर्जन करते हैं अधिगम के द्वारा, आदतों को सीखते हैं, है ना। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित होते हैं। जैसे इलोन मस्क ने नई तरीके की कार बनाई, नई स्पेस टेक्नोलॉजी को बनाया, नई रॉकेट इंजीनियरिंग को बनाया। तो ये क्या है, नवीन ज्ञान है, नवीन तरीके हैं। इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने, नवीन परिस्थितियों को अपने समायोजन को लेकर आती है। जैसे आप कह सकते हैं स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग ने ज्ञान का अर्जन किया, फिर उसे अधिगम सीखा उनने और उस ज्ञान को उन्होंने क्या किया, स्पेस टेक्नोलॉजी में लाए। उन्होंने अलग-अलग प्रकार के नियम कानून बताए, स्पेस कैसे काम करता। तो ये क्या है, ये अधिगम है। उनने नवीन परिस्थितियों का क्या किया, सर्जन किया, नवीन परिस्थितियों को बनाया, नवीन परिस्थितियों में क्या किया, ज्ञान को अप्लाई किया। इलोन मस्क भी इसके अंतर्गत आएंगे। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। देखिए, जब आप अधिगम करते हैं तो आप में व्यवहार आता है, आप अलग तरीके से व्यवहार करने लगते हैं, आप व्यवहार में समायोजन करने लगते हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे आपको गुस्सा आता था, आपने अधिगम किया तो अब आपके अंदर काइंडनेस आ गई, आप काइंड हो गए, आपका व्यवहार लोगों के प्रति ज़्यादा सकारात्मक हो गया। और ये जो प्रोसेस रहेगी जीवन भर रहेगी, ऐसा नहीं कि क्षणिक रहेगी। यदि ये क्षणिक है तो यह अधिगम नहीं है, लेकिन यह 10 सालों 20 सालों और जीवन भर कार्य करती है, तो यह अधिगम है। व्यक्ति अपने अभिप्राय और लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। जो अधिगम होता है वह आपको लक्ष्य होना, जैसे विराट कोहली एक अच्छे क्रिकेटर बन के निकले, सचिन तेंदुलकर अच्छे क्रिकेटर बन के निकले, तो उन्होंने अधिगम किया और उस अधिगम से उनको लक्ष्य मिला कि उन्हें अच्छा क्रिकेटर बनना है, अच्छा फुटबॉलर बनना है। रोनाल्डो, क्या उनका नाम, मैसी, ये क्या है, ये अधिगम के द्वारा इन्होंने लक्ष्य पाया और उस अधिगम को जीवन भर चलाया, जिससे इनके अंदर एक ऐसी स्किल्स निकल के आई जो इनके जीवन भर कार्य करती है। तो ये क्या है, अधिगम है। और देखिए, सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। देखिए, जो बच्चे होते हैं वह जन्म से ही क्या रहते हैं, सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और सीखने की क्षमता होती है हर बच्चे में।
कुछ ना कुछ सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये इनको कैसे मिलती है? ये इनको वंशानुक्रम से मिलती है और अपने आजू-बाजू के एनवायरनमेंट से मिलती है। बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों, इससे पहले उन्हें पढ़ा देना, बाद की अवस्था में उनमें सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। देखिए, जब आप बच्चों को ही शुरू से स्किल्स वाला बनाते हैं, तो आप देखते हैं कि वह स्किल्स उनको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है और उन्हें बहुत से तथ्य याद हो सकते हैं। देखिए, जब आप बच्चों को जन्म से ही बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, ज्ञान का अर्जन कराते हैं, तो वह तथ्यों को याद रखते हैं और जो तथ्य रहते हैं, वह अधिगम में मदद करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, लेकिन संभव है कि ना तो उन्हें समझ पाएँ, ना ही उन्हें आस-पास की दुनिया में जोड़ पाएँ और कई बार जब आप बच्चों को सिखाते हैं, तो वह चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और उनका अपने व्यावहारिक जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है? ये बात आप याद रखिएगा। कई बार आप जब उनको अधिगम कराएँगे, तो उनका व्यावहारिक रूप आपको देखने को मिलेगा, व्यावहारिक ज्ञान मिलेगा और कई बार जब आप उनको ज्ञान देते हैं, तो वह उनका व्यावहारिक इस्तेमाल नहीं कर पाते, ना ही बच्चे उनको याद रख पाते हैं। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। इन दोनों जगहों में यदि संबंध रहे तो सीखने की प्रक्रिया पुष्ट होती है। देखिए, बच्चे स्कूल में भी कुछ सीखते रहते हैं, घर में भी कुछ सीखते रहते हैं और जब वह बाहर समाज में निकलते हैं तो वहाँ भी वह सीखते रहते हैं। और यदि तीनों जगह इन सीखने की क्रियाओं में संबंध होगा, तो वह सीखने की जो प्रक्रिया रहेगी, वह ज़्यादा बेहतर होगी, 100% काम करेगी, ठीक है? और यदि संबंध नहीं रहेगी तो 100% काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी अधिगम के बारे में कुछ बातें बताई हैं। हम वीडियो नंबर 3 लेके आएँगे, जिसमें आप अधिगम को और बेहतर तरीके से सीख पाएँगे। नमस्ते दोस्तों।